हिंदी सिनेमा के पहला सुपरस्टार जिन्हें हम राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं। राजेश खन्ना वो अभिनेता थे जिनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरती थी। जी हाँ, अपनी बातें सुनकर जरूर हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। राजेश खन्ना वो अभिनेता था जिनकी गाड़ी के धूल से लड़कियां अपनी मांग भरती थी। यहाँ तक कि कई लड़कियां खून से खत लिखकर राजेश खन्ना को भेजा करती थी। खैर, आज इस वीडियो में जानेंगे राजेश खन्ना के बारे में ही ऐसे ही दिलचस्प बातें जिन्होंने कभी किसी ने नहीं बताया, तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। उनके बालों का स्टाइल, या यूं कह लीजिए राजेश खन्ना का बालों का स्टाइल हो, या गोल्ड कॉलर वाली शर्ट पहनने का तरीका हो, या पलकों को हल्के से झुकाकर गर्दन टेढ़ी कर निगाहों के तीर छोड़ने की अदा, उन्होंने सिनेमा प्रेमियों की पूरी एक पीढ़ी को सम्मोहित कर रखा था। जब वो फिल्मों में गर्दन टेढ़ करके सीन करते थे तो दर्शक, देखने वाले, उनके फैंस गर्दन टेढ़ करके चला करते थे, और उनके जैसे शर्ट चश्मे लगाना ये तो आम बात था। राजेश खन्ना बहुत चर्चित किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान साहब बताते हैं कि बंगाल की एक बुजुर्ग महिला थी और हमने उनसे पूछ बैठा कि राजेश खन्ना क्या थे आपके लिए। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझेंगे, जब हम उनकी फिल्म देखने जाते थे तो हमारी और उनकी बाकायद डेट हुआ करती थी। हम मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जाकर अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे और हमें लगता था कि जो पर्दे की तरफ से पलकें झपका रहे हैं या सिर झटक रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉल में बैठी हर लड़की को ऐसा ही महसूस होता था। जरा सोचिए, जब वैसे ही राजेश खन्ना का फिल्म आनंद रिलीज हुआ था तो बम्बई के सारे कॉलेज बंद हो गए थे, या यूँ समझ लीजिए उस कॉलेज की सभी, खास करके ज़्यादा लड़कियाँ राजेश खन्ना की फिल्म आनंद देखने पहुँच गए थे। कॉलेज के प्रिंसिपल, मास्टर सब परेशान थे कि आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ, लेकिन बाद में पता चला था कि ये लोग तो फिल्म आनंद देखने गए थे। बताया जाता है जिस मास हिस्टीरिया के लोग बात करते हैं उसके अनगिनत किस्से मुझे सुनने को मिले कि कैसे उनकी सफ़ेद गाड़ी लड़कियों की लिपस्टिक के रंग से गुलाबी हो जाती थी और कैसे उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरती थी। सुने सुनाए नहीं बल्कि रियल किस्से है। ये होता है ना कि हमने या कोई आर्टिकल में दिखा या कोई और उन्होंने आर्टिकल में दिखा और लिख दिया, छाप दिया, ये बात ऐसा है नहीं। ये वास्तविक रियल राजेश खन्ना साहब की रियल लाइफ की बातें हैं। 1965 में राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर प्रतिभा खोज अभियान में बाजी मारी थी। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यासिर उस्मान बताते हैं यूनाइटेड प्रोड्यूसर में B.R. चोपड़ा, GP और शक्ति सामंत जैसे निर्देशक हुआ करते थे। सब मिलकर कुछ अच्छे अभिनेता ढूंढने का काम कर रहे थे। इसमें काफी लोग चुने गए थे, जैसे विनोद मेहरा, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। लेकिन राजेश खन्ना साहब से पूछा गया कि आप क्या कुछ सुना सकते हो, तो उनका थिएटर का एक मशहूर डायलॉग था, वो उन्होंने सुना दिया और उनका चुनाव भी हो गया उस डायलॉग से ही। GP साहब ने सबसे पहले उन्हें एक फिल्म राज थी जिसमें उनका डबल रोल था। इसके बाद उन्होंने चेतन आनंद की आखिरी खत साइन की, लेकिन आखिरी खत पहले रिलीज हुई और फ्लॉप हो गया। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो अहंकारी थे और सेट पर हमेशा लिटाते थे। खैर, मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये फिल्म राज के वक्त का शूटिंग के दौरान के है। पता चला कि राजेश खन्ना शुरू से ही ऐसा था। जब पहले दिन उनकी पहली फिल्म शूट हो रहा था तो उन्हें 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन ये आदत के मुताबिक 11 बजे पहुंचे थे। लोग देख रहे थे कि ये तो नया लड़का है, उनका पहला शूट है, ऐसे कैसे कर सकता है। कुछ लोग ने उन्हें घूर कर देखा, थोड़ी डांट भी लगाई सीनियर टेक्नीशियन ने। इन्होंने कहा, देखिए, राजेश खन्ना ने कहा, देखिए, एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज़ के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलूंगा। तो सब खामोश हो गए। इस तेवर के साथ 2 ही चीज़ें होती है, या तो आदमी बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे जाता है। और ऐसा भी हुआ। राजेश खन्ना जब फिल्म में काम भी नहीं करते थे तो उस वक्त की महंगी गाड़ी जो हीरो नहीं चढ़ता था उससे भी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ चढ़ता था राजेश खन्ना।
जिस फिल्म ने राजेश खन्ना को राष्ट्रीय पहचान दिया वो फिल्म था आराधना। यूँ तो ये फिल्म बनाई गई थी शर्मिला टैगोर के लिए, हालांकि इसने लॉन्च किया राजेश खन्ना साहब के लिए। बॉलीवुड न्यूज सर्विस के संपादक और वशिष्ठ प्रसाद दिनेश रहेजा बताते हैं, मुझे अभी तक याद है कि मेरा बड़ा भाई गोपाल अपनी गर्ल फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए मेरे सपनों की रानी गाना इतनी जोर से बजाया करता था कि सामने की बिल्डिंग में रहने वाली उस लड़की को वो साफ सुनाई देता था। इस गीत को राजेश खन्ना पर एक खुली जीप में फिल्माया गया था जो एक ट्रेन के साथ साथ चल रही है। इसकी शूटिंग दार्जिलिंग में हुआ था और दिलचस्प बात यह था कि उसे शर्मिला टैगोर के बिना शूट किया गया था। बाद में उनके पैजामे को स्टूडियो में शूट कर एडिटिंग टेबल पर फिल्म के दूसरे फुटेज के साथ मिला दिया गया था। खैर, हम लोग रियल लाइफ में आसानी से देखते हैं कि जो ज़्यादातर फिल्मी में रियल सीन ही रहता है, हकीकत कम रहता है। आप रहे या न रहे, अगर आप उस फिल्म में हैं तो कई ऐसे सारे सीन रहते हैं कि आप उस शूट के सामने मौजूद न भी है, फिर भी आपका वहाँ पे उस सीन कैमरा के माध्यम से, कंप्यूटराइज के माध्यम से शामिल हो जाता है। यास्मीर उस्मान साहब बताते हैं, इस फिल्म में राजेश खन्ना का छोटा सा रोल था। वो शर्मिला टैगोर के पति बने थे जिनकी शुरुआती में ही मौत हो जाती है। धीरे धीरे फिल्म शेप लेती गई और कहानी आगे बढ़ती गई। खैर, हुआ कि इसमें फिर तय हुआ कि बेटे का रोल भी राजेश खन्ना को ही दे दिया जाए। पहले कहानी का सेंट्रल रोल तो माँ का था, हालांकि जब फिल्म पूरी हुई तो राजेश खन्ना का डबल रोल हो चुका था। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसका इस तरह प्रमोशन किया गया कि वह शर्मिला टैगोर की मदर इंडिया है। हालांकि अजीब सा करिश्मा हुआ कि जब लोग ट्रायल शो देखकर बाहर निकले तो लोगों ने शर्मिला टैगोर की बजाय पूछना शुरू किया कि वो लड़का कहाँ है। राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं शो शुरू होने से पहले सबको नमस्ते कर रहा था, हाई कर रहा था, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे रहा था। शो के बाद वो मुझे ढूंढते हुए आए, मैं होटल चला गया था। उसके बाद मुझे होटल से बुलाया गया कि आइए आपकी पूछताछ यानी खोजाखोजी हो रहा है। इसके बाद जो हिट फिल्में का सिलसिला शुरू हुआ, 13-14 लगातार हिट फिल्में जिसका मिसाल आज तक नहीं मिलती। यास्मीर उस्मान साहब बताते हैं कि वो मास हिस्टीरिया इस सेंस में था कि उस जमाने में न तो कोई सोशल मीडिया था और न टीवी चैनल। अचानक एक लड़का आया और पूरी फिल्मी दुनिया पर छा गया। उनकी हर फिल्म जुबली हिट और ब्लॉकबस्टर हो रही थी। एक थिएटर रॉक्सी में आराधना चल रही थी और उसके सामने ओपेरा हाउस में 2 रास्ते चल रही थी। लोग आराधना से निकलकर 2 रास्ते देखने जा रहे थे। ये अजीब सी चीज हो रही थी कि जितने भी बड़े थिएटर थे उनमें 6-7 महीने से सिर्फ राजेश खन्ना का ही फिल्म चल रही थी। खैर, इसके बाद 4 वर्षों तक राजेश खन्ना का एक नेशनल ओवेशन बन गए। मशहूर फिल्म कहानीकार सलीम खान बताते हैं कि किसी फिल्म अभिनेता के पैर थी ऐसी दीवानगी उन्होंने पहले न तब देखी और न उसके बाद कभी। जी हाँ, सलमान खान के पिता सलीम खान कहते हैं वो अब तक के सबसे बड़े स्टार है। सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या राजेंद्र कुमार हो या जितने भी स्टार आए वो उनकी लोकप्रियता को कभी नहीं छू पाए। राजेश खन्ना का 69 से लेकर 75 तक का जो समय था उसकी तुलना नदी में लगे खंबे से की जा सकती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ तक पानी नहीं आया था। राजेश खन्ना की लोकप्रियता जहाँ तक गई थी वहां तक किसी की नहीं गई। कारण ये था कि लोग उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे और उनकी मुस्कान लड़कियों को बहुत आकर्षित करती थी। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनकी फिल्मों को संगीत बहुत अच्छा मिला। यास्मीर उस्मान साहब बताते हैं कि 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता नवीन निश्वल ने उन्हें बताया था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों के साथ काम किया। दोनों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उस वक्त अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया था, शोले और दीवार आ गई थी। खैर, मैं एक शादी के पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्टार को देखा। राजेंद्र कुमार थे, धर्मेंद्र थे, राज कपूर भी थे, लेकिन अचानक वहां राजेश खन्ना की एंट्री होती है और ये देखकर मेरे रेंगटे खड़े हो गए कि मीडिया के सारे कैमरे उनकी तरफ घूम गए। उस शादी में करीब 500 से 1000 लोग मौजूद थे और सब के सब राजेश खन्ना के पीछे दौड़ गए। मैं सालों साल फिल्म इंडस्ट्री में रहा, लेकिन इस तरह का जादू मैंने सिर्फ उनके साथ दिखा। जी हाँ, कई सारे अभिनेत्री का भी कहना था कि राजेश खन्ना के अंदर कोई जादू था। खैर, तो ऊपर वाले ही भगवान ही बताएंगे कि आखिर राजेश खन्ना के अंदर सच में जादू था या क्या था, वो तो ऊपर वाले ही जानेंगे। यूँ तो राजेश खन्ना पर लाखों लड़कियां मारा करती थी, हालांकि उनके सबसे नजदीकी दोस्त थी अंजू महेंद्र। यासिर उस्मान साहब बताते हैं अंजू उनकी जिंदगी में तब से थी जब वो स्ट्रगल थे। उन्होंने उनका बड़ा साथ दिया। अंजू भी स्ट्रगल कर रही थी फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के लिए। जब वो स्टार बन गए तो अंजू महेंद्र के घर जाया करते थे और बाहर खड़ी उनकी गाड़ी को स्कूल की लड़कियां घेर कर खड़ी हो जाती थी।
राजेश खन्ना की कामयाबी के साथ साथ अंजू से उनके रिश्तों में भी बदलाव आया। वो बहुत बड़े स्टार बन गए। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि अंजू महेंद्रू भी उस स्टारडम को महसूस करे। अंजू महेंद्रू कहती थी कि मेरे लिए तो वही जातिन थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनसे सुपरस्टार की तरह बातें करूं, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसके अलावा उन्हें तारीफ करने वाले लोगों की जरूरत थी और वो उन्हीं लोगों से घिरे रहना पसंद करते थे। मुझे उनके बारे में जो गलत लगता था वो उन्हें बताती थी, जैसा कि मैं पहले उन्हें बताया करती थी। कामयाबी मिलने के साथ वो अंजू को कम वक्त देने लगे और दोनों के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गया। और हुआ भी ऐसा कि आखिरी में दोनों एक दूसरे से अलग भी होते चले गए। यास्मीन उस्मान साहब बताते हैं, कुछ दिनों बाद राजेश खन्ना की जिंदगी में डिम्पल कपड़िया की एंट्री होती है। वो उम्र में बहुत छोटी थी। 3-4 दिनों के अंदर ही उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अंजू को बहुत बाद में पता चला। जब राजेश खन्ना की बारात बांद्रा से जूह जा रही थी तो उन्होंने उसका रास्ता बदला और उसे अंजू महेंद्रू के घर के सामने से लेकर गए। शायद राजेश खन्ना के चरित्र में एक चीज हमेशा से थी कि बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। ये अलग बात है कि बाद में उनकी अंजू महेंद्रू से दोस्ती हो गई। कि दुनिया का हर अच्छा सिलसिला हमेशा के लिए वैसा नहीं रहता। राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा गया कि वो कामयाबी को ढंग से हैंडल नहीं कर पाया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यासिर उस्मान साहब कहते हैं, नाकामी से ज्यादा कामयाबी ने लोगों को बर्बाद किया है। कामयाबी दोहरा नशा होता है। कामयाबी के साथ बहुत पैसा भी आता है। इसकी ज्यादती होती है तो लड़खड़ा कर गिर जाता है आदमी। मुश्किल काम होता है कामयाबी को हजम करना। राजेश खन्ना कहीं न कहीं संतुलन नहीं बैठा पाए। वो साल में 10 फिल्में किया करते थे। उनका तर्क था कि मैं अपने प्रशंसकों को ज्यादा से ज्यादा न चढ़ाऊं। उनमें अहंकार शुरू से था। जब कामयाबी आई तो वो बढ़ता चला गया। एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सलीम खान उनके बहुत करीबी थे। हाथी मेरे साथी के जमाने से वो अक्सर उनके घर जाते थे। उन्होंने यास्मीन उस्मान साहब को बताया था कि एक बार फिल्म मैगजीन ने संजीव कुमार पर कवर स्टोरी की। उसमें सलीम खान से पूछा गया कि एक अभिनेता के रूप में संजीव कुमार के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ कर दिया। यह सब होने के बाद राजेश खन्ना बांद्रा में महबूब स्टूडियो में एक दिन शूट कर रहे थे। जब उस स्टोरी पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने फौरन अपने ड्राइवर से कहा कि सलीम साहब को बुला कर लाइए। जब सलीम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजेश खन्ना अपनी इम्पेटोरी गाड़ी की बोनट पर बैठकर वो मैगजीन पढ़ रहे थे। उन्होंने सलीम से पूछा कि ये आपने कहा है। उन्होंने कहा हाँ। राजेश ने फिर पूछा तो आपको लगता है कि संजीव कुमार अच्छे एक्टर है? सलीम ने कहा जी हाँ। इस पर राजेश खन्ना ने पूछा और मैं? सलीम थोड़ा से परेशान हो गए और बोले कि ये कहानी संजीव कुमार के बारे में थी। आपके बारे में भी अगर कोई स्टोरी करेगा और मुझे पूछेगा तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। इसके बाद राजेश खन्ना ने मेरी तरफ देखा, मैगजीन बंद की और वहां से वो थोड़ा सा नजरअंदाज करके चले गए। अगले 6 महीने तक उनका कोई फोन मेरे पास नहीं आया। खैर, इसके बाद यंगरी यंग मैन की एंट्री के साथ रोमांटिक फिल्मों का युग पुराना लगने लगा। राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने उनके कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। यास्मीन उस्मान साहब कहते हैं, ओवर एक्सपोजर भी कोई चीज होती है। दूसरे थोड़ा दौर भी बदल रहा था। लोग रोमांस से एक्शन की तरफ जा रहे थे। उसी जमाने में जंजीर आ गई, फिर शोले और दीवार आ गई। इस तरह गुस्से वाले कैरेक्टर खड़े होने लगे। राजेश खन्ना का यूएसपी गुस्सा नहीं था, वो मूल रूप से रोमांटिक स्टार थे। उन्होंने 80 के दशक में कुछ एक्शन फिल्मों की, लेकिन उनमें वो कभी स्वाभाविक नहीं लगे। अचानक फिल्मों का ट्रेंड बदला और वो डिप्रेशन में आ गए। फिल्म नमक हराम से इसकी शुरुआत हुई। जब नमक हराम साइन किए थे तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन उतने बड़े स्टार नहीं थे। वो जंजीर की शूटिंग कर रहे थे, वो अभी रिलीज नहीं हुई थी। अभिनेता सचिन ने यास्मीन उस्मान साहब को बताया था कि मैं मुंबई के एक थिएटर में नमक हराम दिख रहा था। अचानक क्लाइमैक्स से पहले अमिताभ बच्चन बस्ती में आते हैं और चिक्कर बोलते हैं। उसे सुनकर ऐसा शोर हुआ थिएटर में जो आराधना के समय राजेश खन्ना के साथ हुआ था। आगे उस्मान साहब बताते हैं, मुंबई की बाल काटने वाली की दुकान पर पहले ऐसे होता था कि दिलीप कुमार कट और देव आनंद कट के बोर्ड लगा करते थे। मुंबई बाबर्स एसोसिएशन ने एक नया बोर्ड बनवाया जिसमें 2 नई एंट्रीज की गई। इसमें लिखा था राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपया और अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना को यहीं से अमिताभ बच्चन टक्कर देने लगा, क्योंकि उनका हेयर कट सिर्फ 2 रुपया और अमिताभ बच्चन का हेयर कट 3.5 रुपया। खैर, कई फॉलो फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने फिल्म शैतान में कमबैक किया और एक बार लगा कि पुराने राजेश खन्ना वापस आ रहे हैं। उस फिल्म के निर्देशक श्रावण कुमार टाक बताते हैं कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजेश खन्ना का टीना मुनीम से रोमांस शुरू हुआ था और डिम्पल कपड़िया उनके जीवन से बाहर चली गई थी।
क्या कहते हैं, डिम्पल मॉरिशस आई थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि राजेश टीना मुनीम के बहुत नजदीक जा रहे हैं तो वापस मुंबई चली गई। एक दिन राजेश खन्ना शूटिंग से वापस आए तो उन्हें डिम्पी डिम्पी कहकर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें डिम्पल कहीं नहीं मिली। मैंने कहा, काका आपने एक चीज नोटिस नहीं किया, ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर क्या लिखा है? उन्होंने पूछा, क्या? उस पर लिखा था, आई लव यू गुड बॉय। बाद में पता चला कि डिम्पल जहाज से वापस मुंबई चली गई थी। मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात भी राजेश खन्ना पर कोई असर नहीं हुआ। वो पहले तरह टीना मुनीम के साथ शूटिंग कर रहे हैं। उसके बाद डिम्पल उनके घर आशीर्वाद में कभी नहीं लौटी। खैर भैया, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।